जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैफ 6 लेक्चर 1। अच्छा, बस ये क्लासेस कुछ दिन ऑनलाइन हैं, फिर इंशाल्लाह जो फिज़िकल में स्टूडेंट्स आएंगे तो वो इंशाल्लाह फिज़िकली अटेंड कर सकेंगे क्लासेस। तो इसमें ये है कि ऑलरेडी आपको पता है, जैसे हमारे सेशन के अंदर जो है 15 दिन कम है। अब ये जो 15 दिन हमारे सेशन में ऑलरेडी कम है, तो नॉर्मली हमारी क्लास 2 घंटे की होती थी, लेकिन हमने इसको 2.5 घंटे पे रखा है। और ऑब्वियसली फिर ज़रूरत पड़ने के ऊपर ड्यूरिंग द सेशन हम कुछ एक्स्ट्रा क्लास भी रखते रहेंगे। तो इसके लिए आपसे सबसे पहले ये रिक्वेस्ट है, जिन्होंने लेट सेशन ज्वाइन किए हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स आज से लेने शुरू किए हैं, तो बराए मेहरबानी बस अब जितने लेक्चर आपको पेंडिंग नज़र आ रहे हैं उनको जल्द से जल्द कवर करने की कोशिश करें। और जो ऐसे हैं जो शुरू से क्लासेस ले रहे हैं या कुछ ईद के दिन आए हैं, उनमें कवर करने की कोशिश कर लें जो लेट हो गए हैं। तो ये ज़रा जहन में रखिएगा कि एक दिन भी अगर आप लेक्चर छोड़ देंगे तो ये एक दिन भी लेक्चर का छोड़ना आपको बहुत नुकसान पहुंचाएगा। तो ये पूरी कोशिश कीजिएगा किसी भी सूरत में एक लेक्चर भी ना छूटे, क्योंकि जब नॉर्मल सेशन चल रहा होता था, जिसमें पूरे जो 6 महीने का नॉर्मल हमारा सेशन होता है, उसके अंदर भी जो है वो अगर बच्चे एक लेक्चर छोड़ देते थे तो पता नहीं कहाँ से कहाँ चले जाते थे। ये आराम से आप कह तो देते हैं कि हम संडे को लेक्चर कवर कर लेंगे, फलां कर लेंगे, लेकिन वो लेक्चर फिर कवर कर भी लें आप तो वो जो लॉस उस दिन का होना था वो हो गया है, उसकी कोई कंपनसेशन नहीं है। और जहन में रखिएगा, आखिर में ज़ाहिर बात है थोड़े लॉन्ग टॉपिक्स होते हैं जिसमें डिस्कशन भी रिक्वायर्ड होती है, तो उन टॉपिक्स के करते हुए आपको ये जहन से निकाल दें कि आपको इस बात का टाइम मिलेगा कि मैं पिछले टॉपिक्स को ज़्यादा अच्छे और कम्प्रिहेंसिव तरीके से रिवाइज कर सकूँ। थोड़ा बहुत तो शायद रिवाइज करने का टाइम मिल जाए, तो इसलिए बेहतर और मुनासिब यही है कि आप अभी से जो है वो साथ साथ चीज़ों को ऐसे तैयार करें कि हर संडे को पिछला सारा पढ़े हुए की रिवीजन कर लें। तो ये चंद बातें हैं जिनको जहन में रखिएगा। और ज़ाहिरी बात है, जिसने पढ़ना है उसने फिर हर हाल में पढ़ना है, जिसने कहानी करानी है उसने फिर वो इधर उधर की बातें भी कर देनी है, रिश्तेदार आए हुए थे, ये हुआ था, मैंने लेट क्लासेस ज्वाइन की थी। और सेशन के एंड के ऊपर कुछ बच्चे ऐसे प्रेशर डालते हैं कि जी नहीं ये जल्दी ख़त्म करें, वो कोई मशीन नहीं है जिसके अंदर सिलेबस डाला जाए तो ख़त्म हो जाए। अब चीज़ें हैं, टाइम मांगती हैं, करना पड़ता है उनको, उनको जो है वो समझना पड़ता है, समझाना पड़ता है। तो कोई हमारे पास, याद रखिएगा, ऐसा जादू नहीं होगा कि सेशन के एंड के ऊपर आप लोड डालें कि जी नहीं 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 ख़त्म करें, हमने रिवीजन करनी है, रिवीजन करनी है। इस सेशन में तो रिवीजन साथ साथ ही करनी है, बस अब यही है। तो इसलिए आप लोग बस अभी से कंसिस्टेंसी से पढ़ते रहें, इंशाल्लाह कंसिस्टेंसी से पढ़ते रहेंगे, पेपर पास भी होगा, चीज़ें मैनेज भी होंगी। बाकी ये जो मुख्तलिफ़ किस्म के बच्चे जो है वो एक्सक्यूज़, अच्छा भी अभी तो रमज़ान चल रहा है, ईद से पढ़ना शुरू करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो बस फिर ये पेंडिंग ही होती रहती हैं चीज़ें। तो इसलिए ऐसी कोई भी थॉट अगर जहन में है तो उसको निकाल दें और नॉर्मल तरीके से पढ़ना शुरू करें। ओके, सिलेबस के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं, क्या है डिस्कशन, वो इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ होती रहेगी, उसमें कोई ऐसा सच वो नहीं। तो बुक्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। आज लेक्चर 1 है, आपको जब यूट्यूब पे अवेलेबल होगा तो साथ हम उसके IS-21 के जो है वो शेयर कर देंगे इंशाल्लाह, चैप्टर भी, और एक और फाइल भी यूट्यूब के लिंक के अंदर हम शेयर कर देंगे, जो कि व्हाट्सएप ग्रुप भी आपके साथ साथ अभी बनते रहेंगे, 1 बाय 1 उसमें ऐड होते रहेंगे। असल में कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती है ग्रुप्स में, तो इसलिए एकदम सारे बल्क को बच्चों को ऐड नहीं किया जा सकता, तो इसलिए उस पर परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं। तो बाकी आपके कोई सवाल होंगे तो ऑनलाइन में हम वीकली एक जूम मीटिंग रख लिया करेंगे, तो एंड दैट मीटिंग विल बी कंडक्टेड ऑन मंडे को होती थी ना हमारी जूम मीटिंग, तो मंडे को इंशाल्लाह हम जूम मीटिंग रख लिया करेंगे, उसमें ऑनलाइन वालों के सवाल देख लिया करेंगे। वीकली एक मीटिंग हुआ करेगी ग्रुप में। बेहतर है कि दूसरे स्टूडेंट्स या TS से पूछने की बजाय आप वेट कर लिया करें, अपने इश्यूज़ को लिखते रहिएगा, ताकि वीकेंड के ऊपर आप मेरे से ही पूछें। और दूसरी बात ये कि ज़रा लेक्चर को अटेंटिवली लेना है, बेहतर है कि लैपटॉप पे या डेस्कटॉप के ऊपर लें, मोबाइल पे लेना उतना इफेक्टिव नहीं रहता लेक्चर, और नोट करने में भी आसानी होती है ज़रा। अच्छा, ये वहीद बुक DPOS का नंबर तो आप लोगों के पास हो गई, पिछले सेशंस में भी आप लोगों ने इधर से पढ़ा हुआ है, तो इनको आप व्हाट्सएप कर दें, मेरे ख्याल से ये व्हाट्सएप नंबर है, या कॉल कर दीजिएगा, तो ये नंबर नोट करके इससे जो है बुक्स को जो है वो ऑर्डर कर दें। तो आज हम अभी 2 नोट्स अपलोड करेंगे। एक बिलाल भाई हम नोट्स अपलोड करेंगे, ये PDF वाले IS-21 के, और जो लेक्चर नोट्स लेक्चर 1 के बनेंगे
तो हर लेक्चर के लेक्चर नोट्स भी हम अपलोड किया करेंगे, वो 1-2 सफ़ा हुआ करेगा जिसमें आप देख लिया करेंगे कि इन सारे पेजेस में से हमने क्या पढ़ा है। तो ये सारी चीज़ें होंगी। ओके जी, हमारी डिस्कशन बड़ी आसान है, लेकिन मेरे भाई प्लीज़ 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 साथ साथ पढ़ना शुरू करना है। जहाँ पे आपने सुस्ती की वहाँ पे आप देख लें, अगले से क्लासेस के अंदर आपको मसला आना शुरू हो जाएगा और वो एकदम लेक्चर्स का लोड आगे महसूस होगा। ऑब्वियसली जब क्लास 2.5 घंटे की है और आने वाले दिनों में कुछ पार्ट बी भी होंगे, ज़ाहिरी बात है MCQs की डिस्कशंस भी होंगी, कभी टेस्ट की डिस्कशन भी होती है, तो चीज़ें मैनेजेबल हैं, कर सकते हैं। और ऐसे ऐसे लोग हैं, हमें किसी ने पिछले दिनों मिसाल दी, किसी के घर में कोई मसले मसाइल हो गए, अब घर के काम भी सारे करने पड़े, खाना बनाना, ये करना वो करना, और साथ टॉप पोजीशन भी ली। तो वो जिसने करना है उसने फिर हाल हाल में करना है, और जिसने नहीं करना उसके पास फिर 1000 बहाने हैं। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि अटेंटिवली क्लासें लें और साथ साथ चीज़ें करें। मुझे वो लेक्चर नोट्स भी आप ला दें लास्ट टाइम वाले प्रिंट निकाल के। ओके चलें जी, लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। IS 21 पेज 376। अच्छा मोहतरम, ये स्टैंडर्ड जो है वो डील करता है, मार्कर ला दें, ये स्टैंडर्ड डील करता है इन चीज़ों पे कि हम फॉरेन करेंसी के अंदर ट्रांजैक्शंस करते हैं। अब ज़रा सोच के बताएं, हम फॉरेन करेंसी के अंदर कौन सी ट्रांजैक्शंस करते हैं? कभी कभी हम फॉरेन करेंसी के अंदर जो है वो चीज़ें बेच रहे होंगे बाहर के मुल्कों में, कभी कभी जो है फॉरेन कंट्री से हम चीज़ें खरीद रहे होंगे, कभी कभी हम फॉरेन कंट्री से लोन ले रहे होंगे, कभी कभी हम फॉरेन कंट्री से फिक्स्ड एसेट्स परचेज कर रहे होंगे। तो उधर वो लगवा दीजिएगा एक कल। ओके, पहली एग्जांपल पढ़ते हैं जी। On 1st April 2008, अंजुम लिमिटेड बायर्स गुड्स फ्रॉम एन ओवरसीज सप्लायर। अंजुम लिमिटेड ने ओवरसीज सप्लायर से गुड्स खरीदी हैं। द गुड्स आर प्राइस्ड एट $540। अच्छा, होमवर्क आपने डेली का डेली करना है। द गुड्स आर प्राइस्ड एट $540, $540 की चीजें खरीदी हैं। एंड द पेमेंट इज मेड ऑन 31 मई 2008। और पेमेंट कब हो गई है? 31 मई 2008 को। तो हमारे साल के अंदर अंदर ही पेमेंट हो गई। तो लेट्स स्टार्ट जी, आसान सा सवाल है। अब मोहतरम मुझे बता दें कि $1 जो है वो कितने का है? $1 कितने का है? बताएं जी मोहतरम। एक्सेलेंट, 112 का है। 1 अप्रैल को 112 का है। और जिस दिन हम पेमेंट करने लगे हैं क्रेडिटर को, उस दिन कितने का है? ओके, नहीं ठीक हूं मैं, हाँ ओके चलें जी, लेट्स स्टार्ट। डेट डालें जी। अच्छा, ये वो समझ लें इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग की क्लासेस शुरू हो गई हैं जो हम नॉर्मल जर्नल एंट्रीज किया करते थे। तो पेज नंबर कौन सा ये? 376। भाई ये लास्ट सेशन वाली जो बुक्स हैं उनको फारिग कर दें, नए सेशन वाली बुक्स लें और उसमें सारी चीज़ें अपडेटेड हैं और लेटेस्ट टाइम भी डली हुई है और बहुत सी एग्जांपल्स हमने डाली हैं। तो लास्ट सेशन वाली बुक है किसी के पास, शायद 1-2 दिन तो चल जाए क्लासों में, आपको हेल्प कर जाए, लेकिन आगे अगले टॉपिक्स के लिए आपको फिर मसला होगा, तो इसलिए प्लीज़ नई बुक लें। द गुड्स आर प्राइस एट $540। ओके जी, गुड्स बाय करने की एंट्री बताएं। इन्वेंट्री डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट, बिलाल कैलकुलेशन करते रहें। इन्वेंट्री डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट, कितने की चीजें ली भाई? $540 की। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि $1 अगर मिसाल के तौर पे 220 रुपए का हो जाए और मेरे पास $3 हैं, तो अब आप पाक रुपीज में इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? $3 को पाक रुपीज में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 220 इंटू 3, क्या जवाब आ गया? 660। तो ये मोहतरम तरीका है, यानी मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो वी विल गेट द फिगर। तो अब आप मुझे बताएं, $540 की चीजें हमने खरीदी। अब डॉलर कितने का हुआ हुआ है माय डियर? 112 का। तो डॉलर 112 का हुआ हुआ अमाउंट्स बता दें जी। 540 इंटू 112, 60480। 60,480 रुपीज पाक रुपीज में हम एंट्री करेंगे, पाक रुपीज में हम एंट्री करेंगे। तो बोलें ये कौन सी करेंसी थी हमारे लिए? फॉरेन करेंसी। $540 कौन सी करेंसी थी?
तो फॉरेन करेंसी को हमने जनरल एंट्रीज करने के लिए किस में कन्वर्ट कर लिया माय डियर? पाक रुपीज में। चलें आगे। जी, एंट्री जो है वो इन्वेंट्री डेबिट क्रेडिट मैंने भी परपेचुअल के एतबार से कर दी है और इसमें कोई हर्ज नहीं है। परचेज डेबिट क्रेडिट भी आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब बनाएं जी 31 मई 2008। व्हाट हैपेंड ऑन 31 मई 2008? मोहतरम 31 मई 2008 को हमने क्रेडिटर को पेमेंट कर दी। जब हमने क्रेडिटर को पेमेंट कर दी तो क्रेडिटर को पेमेंट करते हुए कितने पैसे इन्वॉल्व हुए? $540। $540। मिसाल के तौर पे हमने बाहर के मुल्क से कोई जैकेट खरीदी थी दुकान पे बेचने के लिए, तो बाहर के मुल्क से जब मंगवाई थी तो वो $540 की थी और अब जब उसको पेमेंट करनी है वो भी $540 है। लेकिन मुझे बताएं, क्या पाक रुपीज में अब पेमेंट करते हुए $540 $112 का ही है या डॉलर अब 123 का हो गया? डॉलर अब 123 का हो गया। अच्छा, इसमें मेरा मशवरा ये है कि आपने बचपन में क्या एंट्री सीखी हुई है क्रेडिटर को पेमेंट करने की? एक्सेलेंट, क्रेडिटर डेबिट कैश क्रेडिट। अच्छा जी, मेरा ये मशवरा है कि पहले आप कैश को इन्वॉल्व कीजिएगा। $540। अच्छा, $1 अब कितने का मिल रहा है बाजार में? 123 का। आपके समझने के लिए एक मैं बात करने लगा हूं। आपने $540 बाहर के मुल्क में भेजने हैं। क्या आपके पास $540 दराज में पड़े होंगे या नहीं पड़े होंगे? दराज में नहीं पड़े होंगे। अब आप करेंगे क्या? आसान सा हल, आप बाजार जाइएगा, बाजार में जाके एक करेंसी की दुकान के ऊपर जाइएगा और उन्हें कहिएगा मुझे $540 दे दें। वो आपसे पैसे मांगेगा 123 रुपए के एतबार से। टोटल कितने पैसे मांगेगा? 66,420। वो आपसे 66,420 रुपीज मांगेगा। अब आप ये पे करके उससे अपनी जेब में $540 डाल लेंगे और अगर जो हवाई जहाज में पायलट है वो आपका जानने वाला है तो उससे कहेंगे भाई जर्मनी से हमने ये चीजें खरीदी हैं, जरा जा रहे हो, अमानत के तौर पे $540 अपनी जेब में डाल लो। वो बाहर के मुल्क में जाके पे कर देगा $540। आप बताएं आपकी जेब से गया कितना? 66,000। लेकिन आपने लायबिलिटी किस पे रिकॉर्ड की हुई थी? 60,000 पे। अब इस इधर ना देखें, आप 112 इधर देखें। आपने क्रेडिटर को किस पे रिकॉर्ड किया था? 60,000 पे, और पेमेंट किस पे करनी पड़ी? 66। अब मुझे बताएं मैं क्रेडिटर को कितने से डेबिट करूं? एक्सेलेंट, क्रेडिटर को हम डेबिट करेंगे 60,480 से, क्योंकि क्रेडिटर को क्रिएट कितने से किया था? 60,480 से, तो डेबिट भी कितने से करेंगे? अब मुझे बताएं, मुझे क्रेडिटर को पेमेंट करने पर जब डॉलर महंगा हो गया, डॉलर 112 रुपए का था, 123 रुपए का पे करना पड़ा। पहले इधर देखें, डॉलर महंगा होने पर मुझे जो क्रेडिटर को पेमेंट करनी पड़ी उसकी वजह से मुझे नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है? नुकसान हो रहा है। इसका हम नाम रखेंगे एक्सचेंज लॉस, और ये बैलेंसिंग आया है, ये जाएगा हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में। कितना आया बैलेंसिंग? 5940। ठीक है जी बिलाल साहब, 5940 आ रहा है। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये था हमारा एक सवाल जिसमें हमने थोड़ी सी बेसिक्स बनाई है अपनी। तो परचेज किस पे रिकॉर्ड होगी? स्पॉट रेट पे। स्पॉट रेट उस दिन क्या था? स्पॉट उस मौके पे स्पॉट रेट क्या था? 112। जब पेमेंट करने लगे, सेटलमेंट करने लगे, पेमेंट करने लगे, सेटलमेंट करने लगे, तो उस दिन रेट क्या हो गया है? 123। तो क्रेडिटर को क्रिएट किस पे किया था? 60,000। क्रेडिटर को पे किस पे किया? 66,000। तो नुकसान कितना आया? 5940। जी नोट्स में से अगला सवाल बताएं बिलाल भाई। नोट्स में से अगला सवाल बताएं, हमने कौन सा कराया है? नोट्स लेक्चर 1 आपके पास है बिलाल भाई? लेक्चर 1 आपके पास है? आप जी, क्वेश्चन 2। बशीर लिमिटेड हैज ईयर एंड ऑफ 30 जून बायस गुड्स फ्रॉम एन ओवरसीज सप्लायर ऑन 1 मई 2008। बशीर लिमिटेड का ईयर एंड है 30 जून और बाय कर रहा है चीजें एक ओवरसीज सप्लायर से ऑन 1 मई 2008।
द गुड्स आर प्राइस्ड एट $230। चीजें किसके ऊपर प्राइस हुई हुई है? $230 के ऊपर। पेमेंट इज मेड ऑन 31 जुलाई 2008 और पेमेंट कब हो रही है? 31 जुलाई 2008 को। अब मुझे बताएं चीजें खरीदी कब? 1 मई 2008 और पेमेंट कब की? 31 जुलाई 2008 को। अच्छा, अब प्रिपेयर द जर्नल एंट्रीज फॉर दीज ट्रांजेक्शंस एज्यूमिंग द ईयर एंड इज 30 जून। अब एज्यूम करें ईयर एंड के 30 जून। अब वो हजरात जिनके पास किताब अभी तक नहीं पहुंची हुई, वो ऐसा करें कि वो पिक्चर खींच लें और पिक्चर खींच के क्वेश्चन 2 की, या फिर वो ऐसा करें घर में किसी और से मोबाइल लें और उस मोबाइल के ऊपर ये पीडीएफ की फाइल खोलें और साथ क्वेश्चन को सामने रखें, क्योंकि अब मैं व्हाइट बोर्ड की तरफ जाने लगा हूं, तो फिर ऐसा ना हो कि आप कहें जी हमें तो क्वेश्चन ही नजर नहीं आ रहा। जी, Bashir Limited at year end, ये from overseas supply the goods are priced at $230. Payment is made on 31 जुलाई 2008. Okay, let's start. 1 मई 2008, 1 मई 2008 को हमने चीजें खरीदी, इन्वेंट्री डेबिट और क्रेडिटर क्रेडिट। जी माय डियर बताएं डॉलर कितने का हो गया? 125 का। $1 कितने का हो गया? 125 का हो गया। क्या है बस 1 मई को जब मैंने चीजें खरीदी, कितने डॉलर की चीजें खरीदी? $230। $230 इंटू रुपीज 125, 28750, 28,750 की चीजें हमने उधार पर खरीद ली। ओके नेक्स्ट। मोहतरम ईयर एंड पे डॉलर कितने का हो गया? हाँ, ईयर एंड पे डॉलर कितने का हो गया? 134 का। अब अगर ईयर एंड पे डॉलर 134 का हो गया है, तो अब मुझे बताएं ईयर एंड पर मेरा क्रेडिटर, इसके साथ मैं क्या सलूक करूं? ये जरा नई बात आ गई। ईयर एंड आ गया मेरा 30 जून 2008। ये किस साल की एंट्रीज हैं? ईयर एंड 30 जून 2008 की एंट्रीज हैं। तो 30 जून 2008 को मेरा क्रेडिटर जो है वो कितने का हो गया? मुझे ये बताएं कि मैंने क्रेडिटर को पे कितने करने हैं? $330। $1 30 जून 2008 की रात 125 से बढ़ के किस पे चला गया? 134 रुपीज 134। जी जवाब दें। 30820। अब माय डियर मुझे सोच के बताएं कि क्रेडिटर को आपने 30,000 देने हैं और आपने लायबिलिटी रिकॉर्ड की हुई थी 28,750। मैं नहीं बोल रहा, क्रेडिटर को आपने 30,000 देने हैं और 28,000 पे आपने लायबिलिटी रिकॉर्ड की हुई थी। अब जरा मुझे सोच के बताएं कि क्रेडिटर को जो है वो मैंने कितने रियलिटी में देने हैं अगर ईयर एंड पे देने पड़े? 30,000। डॉलर महंगा हो गया। वर्सेस मुकाबला लगवाएं, वर्सेस क्या? 28750। अब मुझे बताएं अगर क्रेडिटर को मैंने 30,000 देने हैं और रिकॉर्ड किए में 28,000, तो मुझे बता दें अब मैंने किस फिगर को किस पे लेके जाना है? 28 को 30 पे लेके जाना है। एरो की डायरेक्शन समझ आई? ओल्ड लायबिलिटी मैंने किस पे रिकॉर्ड की हुई है? 28,000 पे। इसको मैंने किस पे लेके जाना है? 30,000 पे। तो आप बताएं क्रेडिटर को मुझे कितने ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे? 2070। क्रेडिटर को मुझे पेमेंट करनी पड़ेगी 2070 की ज्यादा। एंट्री सोचें, 2,270 रुपए इसको ज्यादा पे करने हैं, इसकी एंट्री सोचें
जी, ये ईयर एंड पे एक्सचेंज लॉस आ गया है, ये एक्सचेंज लॉस आ गया है ईयर एंड के ऊपर। इसको आप रिकॉर्ड करें, इसकी एंट्री मोहतरम बनेगी एक्सचेंज लॉस इन P&L डेबिट और क्रेडिटर क्रेडिट। जरा मुझे देख के बताएं, क्रेडिटर ग्रो किए हैं या क्रेडिटर कम हो गए हैं? ग्रो किए हैं। 28,000 वाले क्रेडिटर को कितने पे करने हैं? 30,000। तो क्रेडिटर क्या कर गए माय डियर? ग्रो कर गए। मोहतरम बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है हमारे पास, 15 दिन पहले ही कम है, ऊपर से R2 का, R2 तो पुराना नाम है, CR कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग का सिलेबस भी माशाल्लाह जबरदस्त है, आसान है, इतना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन इट टेक्स टाइम, चीजें सारी बातें समझाने में कराने में टाइम लगता है चीजों को, तो इसलिए प्लीज वक्त जाया नहीं करना। ओके डन जी, आगे चलें। अब आप हजरात मुझे ये बताएं, माशाल्लाह अच्छे बच्चे हैं, समझदार बच्चे हैं, अब आप हजरात मुझे ये बताएं कि जब मेरा ईयर एंड खत्म हो गया तो अगला साल है मेरा, अगले साल की हेडिंग डालें ईयर एंड 30 जून 2009। अब हम अगले साल की एंट्री शुरू करेंगे। अगले साल में मुझे ये बताएं, इधर आओ, अगले साल में मुझे ये बताएं, आपको पता है 30 जून अगर मेरा ईयर एंड हो तो 30 जून 2008 के बाद फिर 31 जुलाई 2008 अगला साल शुरू हो जाता है। अब पेमेंट कब हुई है? अगले साल पेमेंट कब हुई है? उस वक्त डॉलर कहां पे पहुंच गया है? जरा नीचे आ गया है 130, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी आसान सी कैलकुलेशन होगी। अच्छा मैंने आपको क्या बताया था अभी, ठीक है, ये 30 जून 2009 का साल है, इसके शुरू में आ जाएगा ना 31 जुलाई 2008। अब अगले साल की एंट्रीज है, इस साल की 2 एंट्रीज थी, नंबर 1 नंबर 2, और इस साल की सिर्फ एक ही एंट्री है, नंबर तो आपने डालने नहीं होते। अब मुझे बताएं, इस वक्त जब मैंने क्रेडिटर को पेमेंट की तो कैश कितने पे पहुंचा हुआ है? 230 डॉलर मैंने उसको बाहर के मुल्क में भेजने हैं, उसके लिए मुझे अब डॉलर कितने का मिल रहा है? हाँ जी, डॉलर अब कितने का मिल रहा है मोहतरम? 131। तकरीबन जब घंटा हो जाए इसको किए हुए तो घंटा सवा तो बता देना। 131, क्योंकि लेक्चर को हम 2 पार्ट्स में अपलोड किया करेंगे। जी जवाब दें। 30130। अब मोहतरम मुझे बताएं कि मैंने क्रेडिटर को पेमेंट कर दी 30,130 की, और मुझे बताएं क्रेडिटर किस पे रिकॉर्ड हुआ था? मुझे बताएं क्रेडिटर रिकॉर्ड किस पे हुआ था? 28,000 पे ना बोलिएगा, जुल्म ना कीजिएगा, क्रेडिटर पड़ा हुआ था 30,820 पे। कैसे पता चला? 28750 प्लस 2070, इन दोनों को जमा करके देखें तो यही आ रहा है ना 3082। तो क्रेडिटर अकाउंट में इस दिन कितना गया? 28। इस दिन कितना गया? 2। 28 प्लस 2, क्रेडिटर अकाउंट में कितना पड़ा हुआ है? 30,820। अब क्रेडिटर को 30,820 आपने जो है वो पे करना था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है पे किया 30,130। क्रेडिटर अकाउंट कितने पे पड़ा हुआ है? 30,820। अब बता दें, अगर 30,800 वाले को 30,100 दे आए तो ये खुशी है या गम? गम में शक्ल गमगीन हो या खुश हो? खुश हो। ओके, एक्सचेंज लॉस या एक्सचेंज गेन? एक्सचेंज गेन, इट विल गो टू P&L बैलेंसिंग 690। जी ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नहीं पानी की बोतलें तो नहीं लाए ना गलती से, तो रोजे चल रहे हैं अभी। चलें माय डियर, अब क्वेश्चन नंबर 4 निकालने, 3 को तो छोड़ें। अभी sold goods to overseas customer for UK 935 what pound
ऑन 12 दिसंबर 2011, ईयर एंड इज 31 दिसंबर 2011 एंड पेमेंट इज रिसीव्ड ऑन 15 जून 2012 और पेमेंट कब रिसीव हो रही है माय डियर? अगले साल 31 दिसंबर 11 को ये रेट था, 31 दिसंबर 11 सॉरी 12 दिसंबर 11 को ये रेट था, 31 दिसंबर 11 को ये रेट था और 15 जून को ये रेट था। अब मुझे बता दें, इज इट अ क्रेडिट सेल और इज इट अ क्रेडिट परचेज? Habib sold goods to overseas customer, sold goods, so it is a question of sale। मिटाएं। अब बता दें क्या एंट्री करेंगे 180 की, जरा सोच के बता दें। मैंने चीजें बेची हैं 935 पाउंड की। अच्छा एक मिनट जरा रुको, मिटाने से पहले बैठे हैं आप जरा बिलाल साहब। अगर मैं इस सवाल में 30 जून 2008 का P&L बनाता, वो बनाएंगे हम, तो क्रेडिटर कितने पे नजर आता? बैलेंस शीट बनाता सॉरी, तो क्रेडिटर कितने पे नजर आता? 30,820 पर। और P&L में लॉस कितना नजर आता? 20। और इन्वेंट्री कितने पे नजर आती? आपने एक चीज नोट की है, डॉलर की प्राइस चेंज होने से इन्वेंट्री पे फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ डॉलर की प्राइस चेंज होने से किस पे फर्क पड़ा है? क्रेडिटर पे। असल में मैं फॉरेन करेंसी रिस्क से एक्सपोज्ड हूं। मैं ईयर एंड पे क्यों फॉरेन करेंसी रिस्क से एक्सपोज था? क्यों मुझे फॉरेन करेंसी रिस्क में एक्सपोज था? मुझे क्यों डर लग रहा था करेंसी महंगी या सस्ती ना हो जाए? असल में क्रेडिटर के केस में तो मुझे यह डर लगेगा ना कि डॉलर महंगा ना हो जाए। मुझे क्यों ईयर एंड के ऊपर जो है वो डर लगा हुआ था, ये जरा वजह बताएं। क्योंकि क्रेडिटर को पेमेंट अभी तक नहीं की। जब तक क्रेडिटर रहेगा तो मैं डरता रहूंगा, पता नहीं करेंसी का क्या बन जाएगा। अच्छा मुझे बताएं, 31 जुलाई 2008 को पेमेंट कर दी मैंने, तो अगर मैं इसके 2 दिन बाद 2 अगस्त 2008 को ऐसे लेटा हुआ होता, उस वक्त भी मुझे डर होगा ना क्रेडिट पता नहीं क्या बनेगा $230 का। क्यों नहीं? तो कब तक मैं वर्सेस वाली कैलकुलेशन करता रहूंगा? ये भी तो एक तरह की वर्सेस वाली कैलकुलेशन ही है कि पेमेंट इतने पे की है, क्रेडिटर इतने पे खड़ा हुआ है, वर्सेस करके ये। तो कब तक ये मैं कैलकुलेशन करता रहूंगा? जब तक क्रेडिटर को पेमेंट ना हो जाए। इसी तरह अब हम बात करने लगे हैं किसकी? डेटर की। मिटाएं जरा डेटर की। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 4। डेट बताएं भाई, ईयर एंड बताएं पहले। ईयर एंड 31 दिसंबर 2011। डेट बताएं जी 12 दिसंबर 2011। 12 दिसंबर 2011 को व्हाट हैपेंड? हबीब सोल्ड गुड्स टू ओवरसीज कस्टमर फॉर यूके 935 पाउंड। इस इन पाउंड कितने का है माय डियर? 180 का। एंट्री बोले, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। ये देखो इस तरह क्यों है, इससे पूछो उनसे जरा। ये डेटर डेबिट सेल क्रेडिट जी माय डियर 935 पाउंड कैसे लिखते हैं आप लोग? 935 ऐसे इंटू रुपीस। मोहतरम पाउंड कितने का हो गया? 180 का। जी जवाब दें। 168,300। मुझे बताएं क्या क्रेडिट सेल करके मैं फॉरेन करेंसी रिस्क के बारे में एक्सपोज्ड हूं या नहीं एक्सपोज्ड? बोले ना। मैं क्रेडिट सेल करके फॉरेन करेंसी रिस्क पे एक्सपोज्ड हूं या नहीं एक्सपोज्ड? एक्सपोज्ड हूं। मुझे डर है कि पता नहीं मेरा डेटर से 168,300 आए या ऊपर आए या नीचे आए। अब मैंने पैसे लेने हैं या देने हैं? कोई ईयर एंड की एंट्री करके दिखा दे, कोई अच्छा बच्चा जल्दी से। कोई वीडियो पॉज करने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन वाले हजरात, ये फिजिकल वाले जो घर बैठे हुए हैं, कोई वीडियो पॉज करने की जरूरत नहीं। बस ईयर एंड के ऊपर डेटर हो गया 170 का, जरा एंट्री करके बताएं।
डॉलर हो गया, वो पाउंड हो गया 170 का। अब जरा एंट्री करके बताएं। ओके, व्हाट इज द डेट? नहीं, डेट डेट 31 दिसंबर 2011। ओके माय डियर, 935 पाउंड इंटू रुपीज 170। बताएं जी, मैंने अब डेटर से एक पाउंड कितने का हो गया? 170 का। मैंने अब डेटर से कितने पैसे लेने हैं? 158,950। मैंने डेटर से लेने हैं 158,950। और मुझे बताएं कि मैंने क्या सोचा था, मैंने क्या सोचा था कि मैं डेटर से कितने लूंगा? मैंने क्या सोचा था मैं डेटर से कितने लूंगा? 168300। अब सोचा था 1668 लेंगे और अब लेने हैं 158। ओए होए होए होए, बताएं खुशी हो रही है या गम हो रही है? अब पेमेंट नहीं करनी, अब लेने थे पैसे। जिससे मैंने 168 लेने थे उससे अब सिर्फ 158 लेने हैं। इस पर मुझे क्या होगा? गम। इस पे मुझे गम होगा। गम की एंट्री बताएं। एक्सचेंज लॉस डेबिट, यही एंट्री की थी। वेल डन। एक्सचेंज लॉस डेबिट डेटर क्रेडिट जी 9350। ओके जी, नेक्स्ट। अब एंट्री अगली तो आप खुद कर दें, माशाल्लाह बड़े हो गए हैं। 15 जून 2012। कैश क्रेडिट करेंगे, कैश डेबिट करेंगे? कैश डेबिट करेंगे, क्योंकि डेटर से पैसा आता है। ये डेटर को पैसा जाता है, आता है, जाता है, आता है। तो डेटर से पैसा भाई कह रहे हैं आता है। अगर डेटर से पैसा आता है तो क्या डेबिट करें? कैश। डेट बताएं। अगला साल शुरू हो गया भाई, 31/12/2012। 15 जून 2012। चले भाई, हिम्मत फरमाए भाई, हिम्मत करें, जल्दी करें भाई। कैश डेबिट कितना? 935 डॉलर इंटू 184। डेटर से कितने पैसे आने हैं? 184 के एतबार से। अच्छा, अब ये 184 की कहानी क्या होगी जरा समझें। बाहर के मुल्क से मुझे 935 डॉलर आएंगे। बाहर के मुल्क से मिसाल के तौर पे हॉलैंड में मैंने चीजें बेची हैं, तो हॉलैंड से कोई पायलट जहाज का मुझे लाके, वैसे तो आपको पता है बैंकिंग के जरिए जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, हम तो मिसाल समझने के लिए कर रहे हैं। बाहर के मुल्क का कोई पायलट आएगा, वो पायलट आके हमें 935 डॉलर पकड़ाएगा। 935 डॉलर जब वो हमें पकड़ाएगा तो 935 डॉलर को हम मल्टीप्लाई करेंगे 184 से, क्योंकि 935 डॉलर मैं बाजार लेके जाऊंगा और बाजार लेके जाके दुकानदार को कहूंगा मुझे इन डॉलर्स के बदले पैसे दो। वो पैसा कितना देगा मुझे? 184। एक डॉलर का टोटल कितना हो गया? 172040। अब मुझे बताएं, डेटर को मैंने उससे पैसे कितने आ गए? 172। और डेटर खड़ा कितने पे था किताबों में? 168 पे या 158 पे? 150। मोजा ही मोजा हो गई या हम ही गम हो गई? मोजा ही मोजा। तो मजे हो गए भाई। वो डेटर जिससे मैंने 158 लेने थे, अब उस डेटर से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कितने आ गए? 172। तो बताएं मुझे कितने की खुशी हुई? इसको गेन रिकॉर्ड करें। एक्सचेंज गेन P&L में जाएगा, बैलेंसिंग 1090।
चलें पॉज कर दें जरा। पॉज करना। Okay, my dear. Now we will move towards question number 5. A company purchased a plant on Yakam November 2014. The things are very easy. A company purchased, भाई ये मिटा देना. A company purchased a plant on Yakam November 2014 for UK pound 1000 and made a payment on Yakam March 15. Rates of UK pound are as follows. Yakam November 2014 को कितने का पाउंड भाई? 198 का। और बोलो भाई 31 दिसंबर 2014 को कितने का पाउंड हो गया? 200 का। और ये मार्च 2015 को पाउंड कितने का हो गया? 199. Company's policy is to depreciate the asset at the rate of 10%. Show the accounting entries for the above transactions in the book of the company for the year ended 31 दिसंबर 2014 एंड 31 दिसंबर 2015। चलें जी, पहली एंट्री बताएं क्या करेंगे? प्लांट डेबिट, इन्वेंट्री डेबिट करेंगे या पीपी डेबिट करेंगे? पीपी का क्या मतलब होता है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो प्लांट की चलें डेबिट कर दें। प्लांट डेबिट करेंगे और क्रेडिटर का लफ्ज यूज करेंगे या पेएबल का लफ्ज यूज करेंगे? पेएबल। तो प्लांट डेबिट, डस्टर के ऊपर रख लो ना वो टिश्यू पेपर। प्लांट डेबिट और पेएबल क्रेडिट। चलिए एंट्री, माशाल्लाह माशाल्लाह, पहली एंट्री करें भाई। और 31 दिसंबर पे भी एक एंट्री करेंगे। हाँ, 31 दिसंबर पे भी एक एंट्री करेंगे। वो तो आप हजरात खुद सही कर लेंगे माशाल्लाह। चलें जी, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, मैं मिटाता हूं, आप कैमरे को करें सेट, इधर ले आए। वो जरा लगवाओ याद से ना हाजी। ओके माय डियर, डेट बताएं जी। बोलें भाई। प्लांट डेबिट, पेएबल क्रेडिट, और हमारा ईयर एंड क्या है? 31 दिसंबर 14 का साल चल रहा है। प्लांट डेबिट पेएबल क्रेडिट जी 1000 पाउंड डॉलर। ओ तेरी खैर यार, ये पाउंड शाउंड नहीं बनाने आते हैं मुझे। इंटू रुपीस। जिस वक्त मैंने प्लांट खरीदा, अच्छे बच्चों ये बताओ इस वक्त बाजार के अंदर पाउंड का रेट क्या चल रहा था? 198। बोले भाई 1,98,000। डन जी। आगे चलें। अब आ गया मेरे डियर 31 दिसंबर 2014। अब माय डियर मुझे ये बताएं, आज के बच्चों, प्यारे बच्चों, मुझे ये बताओ कि पाउंड कितने का हो गया है? हाँ जी, ये नोट्स जो हमने अपलोड किए ना पीडीएफ में होमवर्क अलग से एक पीडीएफ फाइल अटैच होगी, उसमें होमवर्क भी बताया होगा, तो वो होमवर्क भी आपने करके आना है। 31 दिसंबर 2014 पाउंड हो गया 200 का। अच्छे बच्चों, मैंने पेएबल रिकॉर्ड किस पे किया हुआ है? 198,000 पे। लेकिन मुझे अब 1000 पाउंड इंटू रुपीस, पाउंड कितने का हो गया? पाउंड 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 200 का। 1000 पाउंड जरब 200 जी, बोले 2 लाख रुपए। अब मुझे ये बताएं कि मैंने 2 लाख रुपए पे करने हैं और मैंने रिकॉर्ड किस पे किए हुए थे? ये बात अपनी जगह के, अगले साल पेमेंट कुछ हो रही होगी, लेकिन फिलहाल ईयर एंड पे तो लाने ना। आप बताएं मैंने कितने पे लाइबिलिटी रिकॉर्ड की हुई थी? 198 पे। और लाइबिलिटी मुझे पे कितने पे करनी है? 2 लाख पे। अब मुझे बताएं एंट्री क्या बनेगी, जरा सोच के बताइएगा।
exchange loss in P&L debit and payable credit with the amount of 2000. So that will be the journal entry of my exchange loss. अच्छा भाई, हम आगे चलें या ईयर एंड पे कोई जनरल एंट्रीज कर लें? डेप्रिसिएशन भी करना। हाँ, ईयर एंड पे जनरल एंट्रीज में एक एंट्री रह गई है डेप्रीसिएशन की। और प्लांट खरीदा कब है? ये का नवंबर को। तो कितने महीने डेप्रिशिएट करेंगे? 2 मंथ। What is the cost of plant, my dear? 198,000। हाँ, प्लांट को नहीं छेड़ना, प्लांट को अपनी प्राइस पे पड़ा रहने दें। छेड़ किसको रहे हैं हम? पेबल को। क्योंकि पे क्या करना है? पेबल। पे क्या करना है? पेबल। तो प्लांट को नहीं छेड़ना, प्लांट को तो 198 पे पड़ा रहने दें। अच्छा ये देखें, मुझे बताएं कि आपने एक्सचेंज लॉस जो आया था उसको कैपिटलाइज किया है, यानी प्लांट की कॉस्ट में डाला है, प्लांट की कॉस्ट रिवाइज की है, या P&L में रिकॉर्ड किया लॉस? P&L में रिकॉर्ड किया लॉस। अच्छा भाई, अब लायबिलिटी बताएं कितने पे खड़ी हुई थी? चलो लायबिलिटी का समाधान चक्कर ही नहीं मादरत। ऐसे कितने पे खड़ा हुआ है? 198,000 इंटू 10% इंटू 2/12। जी जवाब बता दें। 3,300। जी आंतरिक बताएं। आंतरिक डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इन P&L डेबिट and accumulated depreciation credit with the amount of 3,300. डन? किधर गया लैपटॉप आपका? क्या किया है? कैसे रहा? कॉल करने का इधर बना। ओके, क्या करें? अच्छा भाई, अब हमारा ईयर एंड कौन सा है? 31/12/2015। अब अगला साल। इसके अंदर मुझे बताएं पेमेंट कब हो रही है? ये का मार्च 15 को। इसमें पेमेंट कब हो रही है माय डियर? जी ये कब? मार्च 15 को। बोले जी। क्रेडिटर डेबिट, पेएबल डेबिट। पेएबल क्रिएट किया हुआ ना, पेएबल डेबिट, कैश क्रेडिट। जी कितने पाउंड? कितने पाउंड? 1,000 पाउंड। मैं पूछ रहा हूं कितने पाउंड? हाँ, और अब 1 पाउंड कितने का है बाजार के अंदर? 199। ये मैं 199 रुपीज अब बाजार से लेके जो है, यानी 199 रुपीज बाजार में लेके जाऊंगा और एक एक दफा 199,000 दफा दूंगा, तो टोटल मेरी जेब से कितना आउटफ्लो होगा? वो लायबिलिटी जो मैंने पे करनी थी कितने पर? 2 लाख पर। ये वाला फिगर देखा करनी है। वो लायबिलिटी जो मैंने पे करनी थी 2 लाख पर, अब कितने पे करके आ रहा हूं? 199,000 पे। तो लायबिलिटी खड़ी हुई थी ऑलरेडी 2 लाख पर। ये आप बता दें, 2 लाख वाले को अगर मैं 1,99,000 दे के आ जाऊं, भाई सोचो, 2 लाख वाले को अगर मैं 199,000 दे के आ जाऊं, इज इट खुशी और गम? खुशी। तो फिर एक्सचेंज गेन रिकॉर्ड करें। जी 1,000। डन? चलें आगे।
डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करें। full year भी है। हाँ जी, डेप्रिसिएशन फुल ईयर की चार्ज करें जी। डेप्रिसिएशन डेबिट अकाउंट, डेप्रिसिएशन क्रेडिट। डेट बताएं। 31 दिसंबर 15। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एंड अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। कॉस्ट इनटू 10%, 19,800। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप वॉइस नोट भेज देते हैं और टाइम बता दें अपना कब आएंगे। ओके, show the accounting entries for the above transactions in the books of company for the year ended 31 दिसंबर 2014 and 31 दिसंबर 2015. Prepare balance sheet and P&L for the year ended 31 दिसंबर 2014 and 31 दिसंबर 2015. Okay, ready? Okay. Let's prepare the P&L and balance sheet for 31 दिसंबर 2014 एंड 31 दिसंबर 2015। 15 और 14 का P&L और बैलेंस शीट बना दें। चलें जी, लेट्स स्टार्ट। प्रॉफिट एंड लॉस क्या डालें? पहले एक्सचेंज गेन लॉस डालें या डिप्रिसिएशन डालें? जो मर्जी कर देना, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं खाएगा। डेप्रिसिएशन जी 2014 में कितनी एडप्शन? 350 और 2015 में 19,800। ठीक है, इसमें अगर आपने एक्सपेंसेस को नेगेटिव में शो करना है तो वो भी कर सकते हैं। यानी ये खर्चा है 3300 और डेप्रिसिएशन 19,800, ये भी खर्चा है 3300 और 19,800। ओके गाइस, व्हाट्स नेक्स्ट? Exchange loss. एक्सचेंज लॉस नजर आ रहा है उधर से? अच्छा, कर लिया। ओके, एक्सचेंज इस तरह ना कर लें, एक्सचेंज गेन स्लैश लॉस और लॉस के साथ ब्रैकेट लिख लें, बजाय के दो अलग अलग लाइनें डालें। एक्सचेंज गेन लॉस अलग अलग भी डाल सकते हैं, बेहतर है इस तरह कर लें। वैसे एक्सचेंज लॉस कितना है? 2000। 2000 का लॉस आया और गेन कितना है? 1,000। So that is profit and loss. And the next thing required my guys is balance sheet. किस बैलेंस शीट में पेएबल नजर आएगा, किस बैलेंस शीट में पेएबल नजर नहीं आएगा? 14 की बैलेंस शीट में पेएबल नजर आएगा और 15 की बैलेंस शीट में पेएबल नजर नहीं आएगा। 14 की बैलेंस शीट में नजर आने की वजह यह है कि बिकॉज माय डियर 14 में अभी तक हमने पेमेंट नहीं की। आप बताएं पेएबल कितने पे खड़ा है? 2 लाख। एक तरीका तो ये फिगर उठा लिया करें। दूसरा तरीका, पेएबल क्रिएट कितने पे हुआ था? 198 और ग्रो कितने से हुआ? 2000। 198 प्लस 2 लाख। आप बताएं बैलेंस शीट जब बनेगी 14 और 15 की, इसमें जब नॉन करंट एसेट्स आएंगे तो उसमें जब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आएगा तो वो कितने पे आएगा? और पेबल्स किस में आएंगे? करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज।
पेबल। ओके, पेबल कितने पे आएगा पहले साल? 2 लाख। अगले साल 0। पीपी इस तरह कर दूं मैं जरा, 198 माइनस 3.3, लेकिन आप मुझे पूरा ही बताएं। 198,000 माइनस 3300, 194,700। अच्छा, अगले साल कैसे होगा? इस तरह कर दूं, 198 माइनस 3.3 और माइनस 19.8। 198 माइनस 3.3 माइनस 19.8। जरा खुला खुला करके मैंने नोट कर दिया है। या ये बीबी है ना, बुक वैल्यू है, या 194.7 माइनस 19.8, वन एंड द सेम थिंग। जी, जवाब बता दें। 174,900। डन। 174,900, दैट इज पीपी। डन। चलें जी, आगे चलें माय डियर। अगला सवाल बताओ भाई, अब कौन सा करना है? क्वेश्चन नंबर 9। ये रोस्ट्रम जो है ना भाई, दूसरा वाला मंगवा लें। अच्छा, बाहर आया पड़ा। अच्छा, ये प्लांट को अपने हाल पे क्यों छोड़ देते हैं? पेएबल से खेलते रहते हैं। पेएबल बढ़ गया, पेएबल देखो 198 से 2 लाख पे चला गया था, फिर आगे 2 लाख की बजाय पेमेंट कम की। प्लांट से क्यों नहीं खेलते, पेएबल से क्यों खेलते रहते हैं? मतलब प्लांट को एक्सचेंज गेन लॉस की वजह से क्यों नहीं हिट कराते? जब डॉलर बढ़ रहा है या डॉलर कम हो रहा है, या पाउंड बढ़ रहा है या पाउंड कम हो रहा है, तो उससे क्यों नहीं हिट मार रहे? असल में प्लांट तो बस आ गया ना, प्लांट एक दफा स्पॉट रेट पे रिकॉर्ड हो गया तो हो गया। अब सिर्फ खेलना, अब पे क्या करना है? पे प्लांट करना है या पे पेएबल करना है? पे पेएबल करना है, दैट्स व्हाई। पे पेएबल करना है या रिसीव रिसीवेबल करना है? रिसीव डेटर करना है और पे क्रेडिटर करना है। ओके, अभी तो नहीं घंटा हुआ, हो गया घंटा, बस अभी वेट कर लो। चलो कर लो शुरू।